हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2719 5 क्लैन्स जॉइन फोर्सेस 1। रैट क्लैन का सफाया करना महज एक मामूली काम था। हाँ, झंग यी अब अविश्वसनीय रूप से अभिमानी एरोगेंट है। उस जगह से गुजरने के बाद जहां उन्होंने युद्ध की घोषणा की थी, उन्होंने तेजी से चूहा कबीले को हरा दिया। लेकिन वे अभी भी उन जोमोन रिकॉर्ड्स की तलाश में थे जो चूहों के पास थे। स्टारी स्काई कॉरिडोर, वो खगोलीय पिंड जो खतरों से भरा है लेकिन जिसमें संभावित रूप से खजाना भी हो सकता है, वही है जिसकी मैं वास्तव में परवाह करता हूं। लू केरन ने तुरंत मैकेनाइज्ड यूनिट्स को टाकमघारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू करने के लिए तैनात किया। इतनी भारी चीज को सबसे सुरक्षित जगह पर ही रखा जाना चाहिए। नियोन आर्किपेलागो, जापानी द्वीपसमूह की पूरी स्थलाकृति, जिसमें इसकी भूमिगत संरचना भी शामिल है, का विश्लेषण और सफाई कर दी गई है। और बड़ी संख्या में यांत्रिक जीवन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स काम करने लगे हैं। उसी समय झंग यी को तिएनहाई सिटी से एक संदेश मिला। ये एक एन्क्रिप्टेड चैनल था। इस समय पूरे जापानी द्वीपसमूह का सिग्नल ब्लॉक था और केवल डेंग शेंटोंग, हॉटू और अन्य ही उससे संपर्क करने में सक्षम थे। करीब से देखने पर यह वास्तव में डेंग शेंटोंग का संदेश था। बॉस जंग, आप लोगों ने वापस आकर जापानी द्वीपसमूह पर ब्लिट्जक्रीग अचानक हमला शुरू करके काफी हलचल मचा दी है। युद्ध शुरू हुए आधा दिन बीत चुका था। भले ही सिग्नल को ब्लॉक किया जा सकता था, लेकिन फिर भी यह बाहरी दुनिया की नजरों से नहीं बच सका। आखिरकार इस युद्ध का पैमाना बहुत बड़ा था और पूरा द्वीप कांप रहा था। झंग यी भी सहमत था। मामला पहले ही सुलझ चुका था और वो किसी भी तरफ से होने वाली प्रतिक्रिया से नहीं डरता था। मैं बस यहां का काम थोड़ा और खत्म कर लूं। हम बाकी किसी भी चीज के बारे में बाद में बात करेंगे। बातें थोड़ी हाथ से निकल गई है। खैर, मैं समझता हूं कि आपके साथ क्या चल रहा है, लेकिन कृपया जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाइए। ठीक है, जरूर। झंग यी ने डेंग शेंटोंग के साथ संचार समाप्त किया और लू केरन के सर्च डेटा का बेसब्री से इंतजार करने लगा। मैकेनाइज यूनिट बहुत कुशल थी और उन्होंने टाकमघारा के खंडहरों के आसपास खुदाई की और महज आधे घंटे में ही कुछ उपयोगी चीज ढूंढ ली। लू केरन ने एक यांत्रिक जीवन से एक मेमोरी डिवाइस लिया, कुछ देर तक उसकी जांच की और फिर खुशी खुशी झंग यी से कहा, हमने टाकमघारा में भूमिगत डेटाबेस की सफाई करते समय कुछ अविश्वसनीय चीजों की खोज की है। यांग जिंगसिन आगे बढ़ी और झंग यी को एक क्रिस्टल जैसी मेमोरी सौंपी जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ये तकमिसुमी सुहिकामी के निजी कक्ष में मिली थी। हालांकि अधिकांश डेटा एन्क्रिप्टेड था, लेकिन प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला कि यह प्राचीन जोमोन सभ्यता के बारे में एक टॉप सीक्रेट फाइल है। जोमोन लिपि को पहचानना बहुत आसान है। ये भांग की रस्सी, हेम्प्रोप से मिट्टी पर उकेरे गए पैटर्न जैसा दिखता है, जिसे एक लेखन प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था। यांग जिंगसिन के भाव कुछ गंभीर थे। इसमें स्टार क्लैन की उत्पत्ति का उल्लेख होना चाहिए और ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना है। झंग यी ने क्रिस्टल लिया, भीतर सूचनाओं के विशाल प्रवाह की कल्पना की और अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। जोमोन सभ्यता वही ज़ेपेन क्लैन की उत्पत्ति है और स्टारी स्काई क्लैन के रहस्यों का सबसे करीबी सुराग है। लगता है हमारी यात्रा बेकार नहीं गई। झंग यी ने क्रिस्टल मेमोरी सीधे यांग जिंगसिन को सौंप दी। केरन खुदाई जारी रखेगी और फिर एक्साइन कोड को डिकोड करेगी, जो भविष्य में स्टार कॉरिडोर के हमारे उपयोग की कुंजी हो सकती है। साव है, खंडहरों पर खड़े होकर लोग अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। समुद्र के सुदूर दूसरी ओर
उनके खिलाफ एक तूफान उठ रहा था। ये पूरी तरह से अंधेरे में एक वर्चुअल मीटिंग स्पेस है। आसमान में रोशनी की 4 विशाल किरणें निकली, जो हुएक्सू किंगडम को घेरने वाली 4 प्राचीन सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करती थी। सेलेस्टियल क्लैन, आयरनक्लैड क्लैन, टाइटन क्लैन और फैंग वुल्फ क्लैन। माहौल इतना दमनकारी था कि दम घुटने लगे। हवा जैसे बर्फ में जम गई थी। क्या इसकी पुष्टि हो गई है? सन्नाटे को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति सेलेस्टियल क्लैन का नेता मिंगवो था। उसका चेहरा इतना सुंदर है कि वो लगभग परलौकिक, अदरवर्ल्डली लगता है, और उसकी आकृति ऐसी है जो किसी भी क्षण वातावरण में घुलती हुई प्रतीत होती है। हालांकि उसकी पीठ पर लगे शुद्ध सफेद पंख इस समय थोड़े धुंधले लग रहे हैं। भले ही उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंत में उसकी कंपकंपी ने उसके दिल की उथल पुथल को उजागर कर दिया। पुष्टि हो गई। जवाब देने वाला व्यक्ति पूरी तरह से भारी काले लोहे के कवच में कैद था। वह आयरनक्लैड क्लैन का नेता जियान शू था। उसकी आवाज धातु के घर्षण जितनी कठोर थी। आधे साल से हमें इंटरस्टेलर फ्लीट से कोई सूचना नहीं मिली है, और केओस अपनी सेना के साथ वापस आ गया है, जिसने सीधे ज़ेपिन किंगडम पर हमला किया है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। 5 नस्लों का संयुक्त बेड़ा, सभी फ्लैगशिप्स और सुपर सैनिकों के साथ, पूरी तरह ब्रह्मांड की धूल में बदल चुका है। कोई भी जीवित नहीं बचा, एक भी नहीं। बैंग! एक विशाल पत्थर की मुट्ठी कॉन्फ्रेंस टेबल पर जोर से पड़ी, जिससे पूरा वर्चुअल स्पेस हिल गया। टाइटन नेता हंड्रेडाम गुगी बिजली की कड़वाहट की तरह दहाड़ा। उसके पीछे की 6 भुजाएं पागलों की तरह लहरा रही थी, अपना डर और गुस्सा निकाल रही थी। ये कैसे संभव है? वो हजारों वर्षों में हमारे 5 कबीलों द्वारा जमा की गई नींव थी। 5 नाइट लेवल योद्धा और सैकड़ों कल्ट स्तरीय योद्धा। इतने सारे योद्धाओं को प्रशिक्षित करने में हमें कितना समय लगेगा? आइस एज के आने से महामानवों सुपरह्यूमन्स का विस्फोट हुआ था, जिसने 6 पीढ़ियों के कई लोगों की मृत्यु का कारण बना और नेदरवर्ल्ड को खोल दिया, जिससे विभिन्न नस्लों के बड़ी संख्या में शक्तिशाली महामानवों का जन्म हुआ। प्राचीन काल के ये अवशेष ड्रैगन रेस के विपरीत पूर्ण शक्ति नहीं रखते हैं और करोड़ों वर्षों से एक शांत ऐतिहासिक अस्तित्व बनाए हुए हैं। हकीकत में अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं आपदा से भागने वाले आवारा कुत्तों की तरह थी, जिनमें से केवल कुछ ही जीवित बची थी। इसलिए उनके लिए इन शक्तिशाली हस्तियों की मृत्यु को स्वीकार करना और भी कठिन है। इतने लंबे समय तक योजना बनाने और इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तियों की व्यवस्था करने के बाद मुझे लगा कि यह निश्चित मौत का वार था। वे सभी उस मानव द्वारा कैसे मारे जा सकते हैं? ये चीज जिसे केओस कहा जाता है, आखिर क्या है? क्या वह कोई देवता है? सच्चाई यह है कि यह हमारी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। कोने से एक भयावह आवाज आई। वहां एक लंबा, पतला भेड़िया दुबका हुआ था, जिसकी आंखें प्रेत जैसी हरी थी। वो लैंगडल है, जो फैंग वुल्फ क्लैन का नेता है। उसने अपने पंजे चाटे, उसका लहजा गंभीर था। अभी अभी सूचना मिली है, नदी के किनारे की वो जमीन खत्म हो गई है। खत्म होने से तुम्हारा क्या मतलब है? मिंगवो ने भौहें सिकोड़कर पूछा। इसका मतलब शाब्दिक रूप से वही है, लैंगडल ने उपहास किया। वो केओस अपने युद्धपोत में पृथ्वी पर लौट आया है। महज आधे दिन में उसने तकमिसुसु सूर्य देवता को मार डाला, पूरे ज़ेपिन क्लैन में लाखों लोगों का कत्लेआम किया और यहां तक कि टाकमगहरा को भी तबाह कर दिया। जापानी द्वीपसमूह अब एक मृत भूमि बन गया है। एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ये 4 अधिपति, जो कभी मानवता की 6 पीढ़ियों को नीची नजरों से देखते थे और खुद को शासक कहते थे, अब उन्हें एक ऐसी ठंड महसूस हुई जो उनकी हड्डियों तक समा गई। घेराबंदी और दमन का अभियान विफल रहा। घेराबंदी और विनाश की खबर वापस आने से पहले ही दुश्मन पहले ही उनके वतन लौट चुका था और एक सहयोगी का सफाया कर चुका था। 5 महान सभ्यताएं एकजुट होने में इसलिए सक्षम थी
क्योंकि उनकी ताकत में अंतर बहुत अधिक नहीं था। इसलिए यदि झंग यी आधे दिन में ज़ेपेन किंगडम को नष्ट कर सकता था, तो वो उन्हें भी उसी तरह कैसे नहीं मार सकता था। चैप्टर 2720 5 क्लैंस जॉइन फोर्सेस 2। वहां मौजूद हर किसी के दिल में डर बैठ गया। अगला नंबर हमारा होगा। एक लीडर ने भारी मन से कहा, केओस एक बदला लेने वाला पागल है। हम उसे खत्म करने के प्लान में शामिल थे और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ज़ेपेन किंगडम तो बस शुरुआत है, तो फिर पहल हम करते हैं। गुली की दहाड़ा, क्या हम यहां बस बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। मिंग ने एक गहरी सांस ली और अपनी उस गरिमा और घमंड को वापस पाने की कोशिश की जो एक सेलेस्टियल क्लैन के लीडर को शोभा देती है। हालांकि उसकी आंखों में एक हताश भगोड़े जैसी बेरहमी साफ दिख रही थी। अब जब हमने सारे पर्दे हटा दिए हैं, तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। हमारी चारों नस्लें मिलकर हुएक्सू किंगडम से 10 गुना सैन्य शक्ति, मिलिट्री स्ट्रेंथ रखती है। इससे पहले कि केओस कोई प्रतिक्रिया दे, हमें हुएक्सू किंगडम को जीतना होगा और उन करोड़ों इंसानों को बंधक, हॉस्टेजेस बनाना होगा, ताकि वो कोई भी कदम उठाने से पहले हिचकिचाए। सिर्फ इतना ही नहीं, रॉन्डल की चमकती हरी आंखों में एक चालाकी भरी चमक आई। हमें नैतिकता के ऊंचे पायदान पर खड़ा होना होगा और तुरंत पूरी दुनिया को यह बताना होगा, झंग यी छठी पीढ़ी का एक ऐसा मानव योद्धा है जिसने अंतरिक्ष में स्टार अलायंस को धोखा दिया, प्राचीन सभ्यता के खोज बेड़े, एक्सप्लोरेशन फ्लीट पर पहले हमला किया और ज़ेपेन राष्ट्र का बेरमी से कत्लेआम किया। वे एक क्रूर राक्षस है। उन्होंने धरती पर शांति और न्याय बनाए रखने के लिए युद्ध छेड़ा है। प्राचीन कबीलों के मन में पहले से ही 6 जनरेशंस, छठी पीढ़ी के प्रति अजीब भावनाएं थी। अगर हम इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें भड़काएं, तो हम हुएक्सू किंगडम और केओस को एक साथ मिटा सकते हैं। ये एक अच्छी चाल है। केंसुक ने सिर हिलाया। भले ही ये नीच काम है, लेकिन बहुत असरदार है। जब तक हम सही रास्ता पकड़ेंगे, हम उन कबीलों को अपने साथ मिला सकते हैं जो 6th जनरेशन से नाखुश है। ऑल रेसेस एसोसिएशन की संधि, ट्रीटी, शुरुआत से ही कमजोर थी। छठी पीढ़ी और अन्य समूहों के बीच का रिश्ता बहुत नाजुक है और ये दिखावे की शांति कभी भी टूट सकती है। आखिर छठी पीढ़ी कुल मिलाकर उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी उनके पास धरती की सबसे महत्वपूर्ण जगह और 30 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। दूसरे कबीले भले ही न कहें, लेकिन वे मन ही मन चाहते हैं कि छठी पीढ़ी जल्द से जल्द गायब हो जाए। तभी खामोश नरियूटो ने अपनी आवाज धीमी की और ऊपर के गहरे अंधेरे की ओर इशारा किया। और मत भूलो, हमारे पीछे वो इंसान, दैट गाय, भी है। उस इंसान का नाम सुनते ही बाकी तीनों गुस्से लीडर तुरंत शांत हो गए। उनकी आंखों में गहरा खौफ था, जो झंग यी के डर से भी कहीं ज्यादा था। उस इंसान ने अपनी बात कह दी है। फुसफुसाहट में उसकी आवाज थोड़ी कांपी। वो दुनिया का एक अनोखा अस्तित्व है और वही पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड है, जो मानव सभ्यता को साफ करने में हमारा साथ दे रहा है। 5 नस्लों के बेड़े के विनाश ने उसे बहुत नाराज किया है। अगर हम झंग यी से जल्दी नहीं निपट पाए, तो ये हमारी काबिलियत पर सवाल होगा। हमें मिटा दिया जाएगा। रैंडल कांप उठा और बात पूरी की। डर अक्सर सबसे बड़ी प्रेरणा होता है। गुली की अचानक खड़ा हो गया, अपनी 8 भुजाओं की मुट्ठियां भींची और युद्ध की आवाज में दहाड़ा। तो फिर लड़ते हैं। अपने सारे तुरुप के पत्ते निकाल लो। अपनी सारी सोई हुई सेनाओं, स्लीपिंग लीजन्स, को जगाओ। इस बार या तो हुएक्सू किंगडम खत्म होगा या हम मिट जाएंगे। वे समझ गए थे कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर झंग यी सुलह की कोई गुंजाइश छोड़ना चाहता, तो वो बिना युद्ध की घोषणा किए ज़ेपेन किंगडम को एक ही बार में तबाह नहीं करता। अब सिर्फ एक युद्ध ही विनाश की इस लहर को पलट सकता था। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। इस पल चारों की इच्छाएं एक हो गई। आदेश पहुंचाओ। मिंग ने अपने पंख फैलाए।
उसकी आवाज पूरे वर्चुअल स्पेस में गूंज उठी। चारों कबीलों की सारी सेनाएं इकट्ठी करो। टारगेट हुएक्सू किंगडम। बड़े पैमाने पर हमला शुरू करो। जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, हुएक्सू किंगडम को घेरने वाले चारों कबीलों के हर कोने में सोई हुई डरावनी युद्ध मशीनें दहाड़ने लगी। झंगी द्वारा एक साम्राज्य को मिटाने का धुआं अभी साफ भी नहीं हुआ था कि एक ऐसी आपदा शुरू हो गई जो एक पूरी नस्ल की किस्मत तय करने वाली थी। ये एक ऐसा काला उन्माद, ब्लैक फ्रेंजी था जिसे हुएक्सू किंगडम के युद्ध इतिहास में दर्ज किया जाना था। जब चारों प्राचीन सभ्यताओं ने आखिरकार अपना दिखावा छोड़ दिया और हुएक्सू किंगडम को मिटाने का संकल्प लिया, तो उस पल पूरी दुनिया से रंग छिन गए और सिर्फ बारूद की राख और खून की लाली बची। उत्तर पश्चिमी सीमा पर शहर कांप उठे और करोड़ों टन स्टील हिलने लगा। आयरन क्लैड क्लैन का वह स्टील का सैलाब वास्तव में एक काले सुनामी की तरह सब कुछ बहा ले गया। चारों ओर देखने पर क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस गायब हो चुकी थी। उनकी जगह भारी मैक्स की अंतहीन कतारें थी। विशेष मिश्र धातुओं, एलॉयज से बने वे ट्रैक जमीन, जंगलों और पहाड़ियों को बेरहमी से कुचल रहे थे। हवा में इंजन ऑयल और ओजोन की दम घोंटने वाली गंध थी और उस स्टील के समंदर में अनगिनत तैरते हुए युद्धपोतों ने आसमान को ढक लिया था। वे एक चलते फिरते काले बादल की तरह लग रहे थे। हजारों तोपें सूरज की रोशनी में ठंडी चमक बिखेर रही थी और इंजनों की गूंज ऐसी थी जैसे कोई विशाल ड्रैगन आसमान को फाड़ने के लिए दहाड़ रहा हो। वहीं दक्षिण पश्चिम चीन के ऊंचे पहाड़ों में सबसे आदिम और खूनी पागलपन शुरू हो रहा था। वो फैंग वुल्फ क्लैन की विशाल सेना थी। जब तक आप इसे अपनी आंखों से न देखें, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अगर भेड़ियों के झुंड की रणनीति, वुल्फ पैक टैक्टिक्स को लाखों के पैमाने पर लागू किया जाए तो वो कितनी भयानक होगी। लाखों भेड़िया योद्धा नग्न खड़े थे, जिनकी मांसपेशियां ग्रेनाइट जैसी सख्त थी और शरीर पर प्राचीन खून जैसे लाल टोटम्स बने थे। वे गाड़ियों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका शरीर ही उनका सबसे मजबूत हथियार है। वे चट्टानों पर काले बिजली की तरह दौड़ रहे थे। अब वो हजारों भेड़ियों की पुकार एक ही आवाज में मिल गई, जिसने बर्फ और हवा के शोर को भी दबा दिया। वे अपने हाथों में तलवारें लिए, खूनी नजरों के साथ सब कुछ निगलने के लिए तैयार थे। आसमान में सेलेस्टियल रेस का राज था। वहां कोई युद्धपोत नहीं थे, सिर्फ गरजते हुए बादल थे। तियनहाई, जिनशेंगजिंग और जिनचेंगन जैसे शहरों के ऊपर गहरे काले बादल छा गए, जिन्होंने सूरज की रोशनी छीन ली। ये बादल कुदरती नहीं थे, बल्कि सेलेस्टियल्स द्वारा अपनी तकनीक से बनाए गए मौसम के हथियार, वेदर वेपन्स थे। बादल इतने नीचे थे कि हाथ लगाने पर छू जाएं। सफेद पंखों वाले सेलेस्टियल योद्धा उन बादलों के बीच से निकल रहे थे और ऊपर से इंसानों को ऐसे देख रहे थे जैसे कत्ल के इंतजार में चींटियों का झुंड हो। उनके पंखों की हर फड़फड़ाहट के साथ बिजली कड़क रही थी और तूफान जमीन पर गहरे घाव बना रहा था, मानो आसमान ही गिर पड़ा हो। चैप्टर 2721 एन अनफेवरेबल वॉर पार्ट 1। नागर के मुख्य युद्ध क्षेत्र फ्रंटल बैटलफील्ड पर टाइटन्स का आगे बढ़ना सबसे शानदार और खौफनाक नजारा था। जमीन एक लय में धड़क रही थी। थंप थंप थंप। हर टाइटन 30 मीटर से अधिक ऊंचा था और उनके मुख्य कमांडर 100 मीटर से भी ऊपर पहुंच रहे थे, जो चलते फिरते पहाड़ों की तरह लग रहे थे। उन्होंने भारी बायो आर्मोर पहन रखा था जो जीवित था, लगातार सांस ले रहा था और हिल रहा था, जिससे एक घिनौनी और जंगली आभा, सैवेज ऑरा निकल रही थी। उनके हथियार, विशाल हथौड़े और भारी तोपें किसी अज्ञात विशालकाय जीव की हड्डियों और धातु के मेल से बने थे। कारीगरों की एक पौराणिक नस्ल के रूप में टाइटन्स ने जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और यांत्रिक शिल्प कौशल को निखार लिया है।
उन्हें दौड़कर हमला करने की जरूरत नहीं है। वे बस कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं और उनका वह भारी दबाव ही किसी साधारण व्यक्ति के दिल को फाड़ने के लिए काफी है। चारों कबीले एकजुट होकर 4 समूह में बंट गए थे, जैसे 4 विशाल राक्षसों के पंजे हों, जो पूरे देश को नष्ट करने की इच्छा लिए हुएक्सू किंगडम के दिल को दबोचने के लिए बंध रहे थे। इस समय पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी थी। प्राचीन जातीय समूह इस युद्ध क्षेत्र को करीब से देख रहे थे। अन्य उत्तरजीवी राष्ट्र, सर्वाइवर नेशंस और विभिन्न स्थानों पर छिपे हुए एलियन बल सैटेलाइट के जरिए ठंडी नजरों से देख रहे थे। वे इन 4 प्राचीन कबीलों, 4 एंशिएंट क्लैंस की शक्ति और उनके विनाशकारी सैन्य बल से डरे हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा कुछ प्राचीन नस्लें इस बात पर खुश हो रही थी कि छठी पीढ़ी, 6 जनरेशंस, जो कमजोर लेकिन बहुत अधिक आबादी वाली है, अब खत्म होने वाली है। ब्रिटानिया उन शक्तिशाली देशों में से एक है जिसने अबिस क्लैन और एटलांटिस के साथ समझौते किए हैं। सुनहरे लायनहर्ट आर्मोर में सजे किंग आर्थर ने अपनी कमर पर पत्थर में दबी तलवार पर हाथ रखा। उनकी नजरें होलोग्राफिक स्क्रीन पर टिकी थी और होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। वे खत्म हो गए हैं। उनकी मेज पर मर्लिन और लांसलॉट के साथ नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल भी बैठे युद्ध देख रहे थे। यह स्पष्ट रूप से धरती पर अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई थी। किंग आर्थर की बात सुनकर लांसलॉट ने उनकी ओर देखा और पूछा, आपका मतलब है हुएक्सू किंगडम और केओस वे खत्म हो गए हैं? किंग आर्थर ने आश्चर्य से उसे देखा, जबकि पास बैठे मर्लिन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लांसलॉट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लांसलॉट ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वे एक साथ 4 प्राचीन नस्लों के खिलाफ लड़ने के काबिल हैं? मैं जानता हूं कि केओस बहुत मजबूत है। वो एक साथ 4 शक्तिशाली विरोधियों से भिड़ सकता है, लेकिन फिर भी इतने बड़े युद्ध में जब तक किसी व्यक्ति के पास असीमित शक्ति, ओवरवेलमिंग पावर न हो, कोई भी युद्ध का रुख नहीं मोड़ सकता। मर्लिन अभी भी मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल रहे हो। लांसलॉट ने नाराज होकर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हुएक्सू किंगडम या केओस के पास कोई ऐसा तुरुप का पत्ता, ट्रम्प कार्ड है जो इस एक के खिलाफ 4 वाली स्थिति को बदल सकता है? उनकी समझ में ये प्राचीन जीव इतने शक्तिशाली थे कि अकेले लड़ना भी हुएक्सू किंगडम के लिए मुश्किल होता। झंग यी के हस्तक्षेप के बिना हुएक्सू किंगडम शायद अपना ज्यादातर इलाका खो चुका होता। मर्लिन ने सिर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या कार है, लेकिन उसने सैटेलाइट प्रोजेक्शन पर नजर गड़ाते हुए धीरे से कहा, मैं उस आदमी झंग यी को जानता हूं। वो एक ऐसा इंसान है जो कभी जोखिम नहीं उठाता, लेकिन एक बार जब वो कोई कदम उठाता है तो वो कम से कम 300% आश्वस्त, कॉन्फिडेंट होता है। किंग आर्थर मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। लांसलॉट पूरी तरह उलझन में था। पर यह 300% क्या होता है? किंग आर्थर ने कहा, इसका मतलब है कि केओस के पास न केवल 4 के खिलाफ लड़ने का भरोसा है, बल्कि पूरी तरह जीतने का भी भरोसा है। वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे दुश्मन को 1000 का नुकसान हो और खुद को 800 का। कोलंबिया नेचुरल साइंस रिसर्च सेंटर चेयरमैन मॉर्गन फ्रीमैन सोने से सजे कपड़ों में आराम से कॉफी पीते हुए युद्ध का प्रोजेक्शन देख रहे थे। उनके पास एक सफेद लैब्राडोर और कुछ बख्तरबंद आकृतियां, आर्मोर्ड फिगर्स थी। कोलंबिया ने प्राचीन सभ्यताओं के साथ समझौता कर लिया था। विनाश का क्या शानदार नजारा है। मॉर्गन ने कहा, हुएक्सू किंगडम वाकई बदकिस्मत है। वो इलाका जंगली प्राचीन नस्लों से घिरा हुआ है। पीछे से एक बेताब आवाज आई, डा विंसी, क्या तुम्हारे डेटा मॉडल ने कुछ बताया? हुएक्सू किंगडम कितनी देर टिकेगा? 3 घंटे या कुछ और? डा विंसी ने मुड़कर नहीं देखा। उसके यांत्रिक चश्मे, मैकेनिकल ग्लासेस में डेटा की लहरें चल रही थी। यह बहुत आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक सोच है।
वर्तमान शक्ति की तुलना के आधार पर उनकी पारंपरिक सुरक्षा पहली लहर के प्रभाव में कागज की तरह ढह जाएगी। केओस या कुछ खास लोगों के बच निकलने के अलावा पूरा हुएक्सू किंगडम 30 मिनट के भीतर मिट्टी में मिल जाएगा। ये कोई मजाक नहीं था। डेटा के अनुसार हुएक्सू किंगडम इतने विशाल क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं था। किसी भी क्षेत्र, टेरिटरी की रक्षा करना परिभाषा के अनुसार बहुत कठिन होता है। चैप्टर 2722 दी अनफेवरेबल वॉर्दो। लियोनार्डो डा विंसी के शब्दों को सुनकर मॉर्गन की आंखों में एक हल्का बदलाव दिखा। तो क्या हुएक्सू किंगडम का अंत निश्चित है? कौन जानता है? वो आदमी हमेशा से बहुत रहस्यमय रहा है, इसीलिए मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने कोई तैयारी नहीं की होगी। लियोनार्डो डा विंसी की डेड फिश आइज में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखा। सर, तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाइए। ब्रायन आराम से अपने मीट स्ट्रिप्स चबा रहा था, मॉर्गन की ओर देखते हुए और मन ही मन सोचते हुए उनके पास एक बैकअप प्लान है। सबसे खराब स्थिति में उन्हें उलुवाटू एम्पायर के अंडरग्राउंड स्पेस में स्थानांतरित किया जा सकता है। बेशक यह हम भाइयों के बीच का रहस्य है और मैं आपको नहीं बताऊंगा। मॉर्गन सीधे होकर बैठ गया और तुरंत झंग यी को एक वॉइस मैसेज भेजा। महामहिम केओस, मुझे यह सुनकर गहरा दुख हुआ है कि आपके क्षेत्र पर कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने हमला किया है। हालांकि हम हजारों मील दूर हैं और समय पर सहायता प्रदान करना हमारे लिए कठिन है, लेकिन यदि हुएक्सू किंगडम के लोग वास्तव में इच्छुक हैं तो हम शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मॉर्गन पूरी ईमानदारी से बोला। वो जानता था कि यदि हुएक्सू किंगडम को जीत लिया गया तो झंग यी तुरंत हासी की विशिष्ट टुकड़ियों का नेतृत्व करते हुए वहां से हट जाएगा। इसलिए झंग यी जैसे टॉप टियर वॉरियर्स और साथ ही कोरियन पेनिनसुला की प्रतिभा और तकनीक की बहुत मांग है। भरत, गंगा के तट पर स्वर्ण मंदिर। इंद्र विशाल सफेद हाथी के सिंहासन पर पालथी मारकर बैठा था और उसके माथे पर एक दिव्य चिन्ह दिखाई दे रहा था जो एक आंख जैसा था। चंद्रमा से लौटने के बाद मुझमें एक पूर्ण परिवर्तन आया और मैं पहले से कहीं अधिक दुर्जय हो गया। 3 सिरों वाला कबीला भी भूमिगत से बाहर आया, आधिकारिक तौर पर लोगों के सामने एक डिवाइन रेस के रूप में प्रकट हुआ। हालांकि भारत में स्वयं एक मजबूत धार्मिक संस्कृति है, इसलिए भारत के लोगों ने इसे बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। इस क्षण इंद्र की तीसरी आंख थोड़ी खुली, उसकी सुनहरी पुतली अंतहीन उदासीनता और अहंकार को प्रकट कर रही थी। ओ, फिर से केओस? मैं भविष्य देख रहा हूं। मैं एक क्योटिक वॉइड देख रहा हूं, जैसे कि ब्रह्मांड अभी शुरू हुआ हो या जैसे कि सब कुछ समाप्त हो गया हो। इस बार हुएक्सू किंगडम का भविष्य और केओस का भविष्य कैसा होगा? धरती की हर सभ्यता की निगाहें इस जगह पर टिकी है, खुले तौर पर और निश्चित रूप से गुप्त रूप से भी। तीव्र सार्वजनिक जांच के बीच जैसे ही 4 प्रमुख नस्लों ने अपना युद्ध शुरू किया, उन्होंने एक संयुक्त घोषणा पत्र, जॉइंट मैनिफेस्टो भी जारी किया, जिसे क्वांटम ब्रॉडकास्ट के माध्यम से दुनिया भर की सभ्यताओं में प्रसारित किया गया। दृश्य में 4 कबीले प्रमुख मिंगवो, जियानशु, गुकी और लैंगडल धार्मिक आक्रोश और गहरे दुख के साथ बोल रहे थे। वे विशाल युद्धपोत के ब्रिज पर खड़े थे। उनके पीछे एक बड़ी सेना जाने के लिए तैयार थी। हुएक्सू किंगडम अराजक और विश्वासघाती है। पवित्र अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन के दौरान उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, एक नीच अचानक हमला किया और 5 प्रमुख सभ्यताओं के संयुक्त बेड़े को नष्ट कर दिया, और वे फिर से पागल हो गए हैं। ज़ेपिन साम्राज्य के खिलाफ एक क्रूर कत्लेआम शुरू कर दिया है, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। यह धरती पर शांति का उल्लंघन है, सभी नस्लों की गरिमा का अपमान है। आज हमारी 4 नस्लें राक्षस को दंडित करने और न्याय बनाए रखने के लिए एक पवित्र युद्ध शुरू करने के लिए सेना में शामिल होंगी। हुएक्सू किंगडम ने अपराधी की सहायता और उसे बढ़ावा दिया है, और उसे भी दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें बिना दया के मार दिया जाना चाहिए।
ये शब्द धार्मिक आक्रोश के साथ बोले गए थे, जैसे कि वे पीड़ित हों और न्याय के न्यायाधीश हों। कोई विश्वास करता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि बाई लोंगजी ने कहा, आपको बस एक बहाने की जरूरत है। सभी नस्लों के बीच भी शिष्टाचार का एक बुनियादी स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि ये खबर सुनकर कई जातीय समूह और मानव साम्राज्य बहुत हैरान हुए। क्या इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन, केओस ने 5 नस्लों के गठबंधन को मिटा दिया? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम केओस के साथ धरती छोड़ने की हिम्मत करते हो? तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कैसे मरते हो। ऐसा मत कहो। केओस बिल्कुल उदार नहीं है, लेकिन वो निर्दोष लोगों को अंधाधुंध नहीं मारता। ऐसा लगता है कि 5 नस्लों का गठबंधन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन अंत में वे खुद मारे गए। हे, वैसे भी वास्तव में क्या हुआ ये अब मायने नहीं रखता। इस लड़ाई में विजेता न्याय है और हारने वाला बुराई। चलो तमाशा देखते हैं। घोषणा पत्र के जारी होने के साथ अंतिम हमले के लिए बिगुल बजा दिया गया। आग, उन सभी को कुचल दो, मेरी नस्ल की शान के लिए। इस क्षण दुनिया खामोश हो गई। उत्तर पश्चिमी सीमा पर हजारों आयरन क्लैड युद्धपोतों की मुख्य तोपें एक साथ पूरी तरह से चार्ज हो गई। वे हजारों हाई एनर्जी पार्टिकल कैनन्स थे जो क्षुद्र ग्रहों को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। वे प्रकाश की एक विनाशकारी बारिश में बदल गए, जैसे उल्का बौछार एक परवलिक चाप में हुएक्सू किंगडम के सीमावर्ती शहर की ओर बढ़ते हुए। प्रकाश की प्रत्येक किरण में विनाशकारी रूप से उच्च तापमान था, जो एक गगनचुंबी इमारत को तुरंत वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त था। आसमान उच्च ऊर्जा विकिरण द्वारा लाल रंग में रंग गया था, जैसे कि दुनिया नष्ट होने वाली हो। आसमान में क्यूआई कबीले द्वारा छोड़ी गई अनगिनत बिजलियां और स्टॉर्म हैमर्स विनाश की शक्ति लिए पूर्वी तट की ओर हिंसक रूप से टकराए, जिसमें क्यूआई समुद्र को हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। वो सिर्फ बिजली नहीं थी, वो थंडरक्लैप ग्रुप का एक झरना था। डेंग शेंटोंग कमांड टावर के ऊपर खड़ा था। उसका हाथ उसकी तलवार पर था, उस हमले को देख रहा था जो पूरे समुद्र को बहा ले जाने के लिए तैयार लग रहा था। उसके चेहरे पर लाचारी का भाव था। यह बहुत खतरनाक लग रहा है। जमीन पर फैंगवुल्फ क्लैन द्वारा चलाई गई लाखों तलवारों से बने ब्लेड स्टॉर्म्स और टाइटन क्लैन की जैविक भारी तोपों द्वारा छोड़े गए एसिड बॉम्ब्स ने सीमा को पूरी तरह से ढक दिया। विनाश, इस अपार शक्ति का सामना करने में कोई भी पारंपरिक मानवीय रक्षा उपाय पूरी तरह से हास्यास्पद लगते हैं। सबकी कल्पना में अगला दृश्य हुएक्सू शहर का खंडहरों में तब्दील होना, आग के समुद्र में अनगिनत इंसानों का विलाप करना और सभ्यता की ज्वाला का एक पल में बुझ जाना होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे विनाशकारी हमले हुएक्सू किंगडम के क्षेत्र को छूने वाले थे, बस ऊर्जा की एक स्पष्ट, अलौकिक, फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गूंज अचानक पूरी धरती पर गूंज उठी। आवाज धरती के कोर से आती हुई लग रही थी, या शायद उच्चतम स्वर्ग से। हुएक्सू किंगडम के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित यह वास्तव में हुएक्सू किंगडम के केंद्रीय शहर का केंद्रीय चौक है। एक विशाल 1000 मीटर ऊंचा, क्रिस्टल जैसा साफ, स्तंभनुमा खंभा, ओरिजिन टावर, अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ चमक उठा। सफेद रोशनी की विशाल किरण सीधे आसमान में गई, फिर बारिश की तरफ बिखर गई, तुरंत पूरे देश को कवर करने वाले एक विशाल, सामान्य रूप से अदृश्य ऊर्जा प्राप्त करने वाले नेटवर्क से जुड़ गई। एक पल में एक चमत्कार हुआ। हुएक्सू किंगडम की सीमा पर, हर शहर के ऊपर, और यहां तक कि इसकी जमीन के हर इंच के ऊपर, एक पतली, मूल रूप से पारदर्शी झिल्ली अचानक दिखाई दी। उसका आकार धुंधला सा हनीकॉम्ब जैसा है, जिसमें हेक्सागोनल बॉर्डर है, जो एक नरम फिर भी मजबूत और अविनाशी एज्योर हेलो विकिरण कर रहा है। ये एक एब्सोल्यूट डिफेंसिव फील्ड है, जो पूरे हुएक्सू किंगडम में 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन को कवर करता है। वास्तव में इलाके के विस्तार के कारण
हुएक्सू किंगडम द्वारा नियंत्रित वास्तविक क्षेत्र अब बढ़ गया है और अब ये मुख्य रूप से मैदानों से बना है। आयरनक्लैड क्लैन की पार्टिकल कैनन बारिश ढाल से जोर से टकराई। वहां कोई हिंसक विस्फोट नहीं हुआ, नहीं आर पार होने का कोई भयानक दृश्य। वे डरावनी ऊर्जा किरणें गहरे अथाह झील में गिरने वाली बारिश की बूंदों की तरह थी, जो ढाल द्वारा जल्दी से अवशोषित, बिखरी और मोड़े जाने से पहले केवल सुंदर लहरें पैदा कर रही थी। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।